दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अंडर 8 रनिंग कंडीशन। तो रनिंग कंडीशन में जो है थ्री फेस इंडक्शन मोटर, थ्री फेस इंडक्शन मोटर अंडर रनिंग कंडीशन। तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर जो है वो रनिंग कंडीशन में कैसे वर्क करती है। तो अब देखेंगे डिपेंड अपॉन द स्लिप। तो स्लिप पर डिपेंड करेगी। तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर यदि स्लिप पर डिपेंड होती है, मतलब स्लिप यानी सर्कन पर डिपेंड होती है, तो क्या होगा ये देखेंगे दोस्तों। तो अंडर रनिंग कंडीशन में, अंडर रनिंग कंडीशन में, अंडर मतलब कि जैसे आपको बोला जाता है कि ये रनिंग जो अवस्था होगी वो सेचुरेशन वाली अवस्था होगी। तो अंडर रनिंग कंडीशन में स्लिप का मान क्या होगा। तो अंडर रनिंग कंडीशन में स्लिप का मान F2 इक्वल एस एफ। इसमें F2 जो है ये रोटर की फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट, रोटर की फ्रीक्वेंसी। और ये किसके बराबर है, F जो है ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर दोस्तों। तो यहाँ पर हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो स्लिप एस है, ये जो ऐसा ये स्लिप है दोस्तों, ये जो ऐसा ये स्लिप है। तो इसमें रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है F2 इज कॉल्ड रोटर फ्रीक्वेंसी। तो F2 इज इक्वल टू एस एफ। तो रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो स्लिप और सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट ये है कब की कंडीशन में, अंडर रनिंग कंडीशन में। ठीक है, डिपेंड अपॉन द स्लिप, जब ये स्लिप सर्कल पर डिपेंड करेगा। सेकेंड जो है यहाँ पर रिएक्टेंस एक्स आर। तो ये जो एक्स आर है दोस्तों ये रोटर का रिएक्टेंस है। ये क्या होगा, एक्स आर रोटर का रिएक्टेंस। तो ये जो रोटर का जो रिएक्टेंस है दोस्तों ये किसके बराबर होगा, सप्लाई। ठीक है, तो रोटर का जो रिएक्टेंस होगा वो X2 दिख रहा है आपको, ये भी रिएक्टेंस है। और ये स्लिप मतलब कि स्लिप के साथ गुणात्मक मान में होगा। ये बोल सकते हैं एक्स आर इज इक्वल टू एस इंटू X2। ठीक है, तो ये रिएक्टेंस जो है रोटर का, ये रोटर रिएक्टेंस स्लिप के गुणात्मक मान में रिएक्टेंस जो X2 है ये X2 हो जाए स्टेटर की, ये इसके गुणा में होगा। ठीक है, थर्ड है रोटर का जो ईएमएफ है ये स्लिप के गुणात्मक मान में होगा, किसके, जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा सेकेंडरी वाइंडिंग में, या बोल सकते हैं रोटर में इंड्यूस्ड वोल्टेज। ये E2 है रोटर में इंड्यूस्ड वोल्टेज। E2 किसका मान है, रोटर में इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो ये रोटर में जो उत्पन्न वोल्टेज है इनटू स्लिप अर्थात सर्कन, ये किसके बराबर होगा दोस्तों, ये रोटर में जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है ये E2 S इंटू E2 के बराबर होगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा और डीपली समझ लेते हैं हम। जब इसे आप डीपली समझेंगे तो इसको क्लियर करने के लिए रोटर रिएक्टेंस या फेस अंडर रनिंग कंडीशन में एक्स आर इज इक्वल टू एस एक्स टू। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से बेसिकल तरीके से समझेंगे इसमें। तो बेसिकली इसको कैसा समझे कि एक्स आर जो है वो स्लिप एस इंटू रिएक्टेंस पर फेज एट स्टेड स्टिल, मतलब स्थिर स्थायित्व अवस्था में स्लिप के गुणात्मक मान में होगा। तो ये जो X2 है ये स्टैंड स्टिल कंडीशन में रिएक्टेंस का मान है दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये भी रोटर में ही इंड्यूस्ड होता है, जो रिएक्टेंस रोटर है उसी में इंड्यूस्ड होता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है रोटर ईएमएफ पर फेस अंडर रनिंग कंडीशन। तो इसमें जो वही है ER इक्वल टू SE2। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझते हैं। अ स्लिप इंडक्शन मोटर रन एट 290 आरपीएम। मतलब एक स्लिप इंडक्शन मोटर है वो कितने आरपीएम में रोटेट कर रही है, 290 आरपीएम पर रोटेट कर रही है। तो एक स्लिपरी इंडक्शन मोटर रन कर रही है 290 आरपीएम में, 8 फुल लोड की अवस्था में घूम रही है। व्हेन कनेक्टेड टू द 50 हर्ट्ज सप्लाई, डिटरमाइन द नंबर ऑफ पोल्स एंड स्लिप। तो हमें ज्ञात करना है पोल और स्लिप। तो नंबर ऑफ पोल्स मतलब कि नंबर ऑफ पोल्स पोलों की संख्या या ध्रुवों की संख्या, और उसकी स्लिप हमें ज्ञात करना है। दो चीज हमें ज्ञात करना है।
हमारे पास ये फार्मूला दिया है NS इक्वल 120F/P। तो इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, इससे हम पोल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये NS का मान हमारे पास 300 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये जो 290 दिया हुआ है, इसको आप चेंज कर लेंगे, 300 कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो NS का मान हमारे पास दिया है 120F/P, इसमें F का मान दिया है 50 हर्ट्ज। जब इसे कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, तो कैलकुलेशन करेंगे तो मान कितना आएगा, 300P इक्वल 120 इंटू 50। कैलकुलेशन करेंगे तो 20 आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो 20P का मान कितना आ जाएगा, 20 आ गया। कहने का मतलब ये है नंबर ऑफ जो पोल है वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पोल ये हो जाएगा 20, 20 हो जाएगा। इस फार्मूले से नंबर ऑफ पोल आप निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा 20 पोल, ध्रुवों की संख्या, पोलों की संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई, ठीक है। अब ऐसे ही इस फार्मूले से तो हमने क्या निकाले, स्पीड, और स्पीड वाले फार्मूले से हमने नंबर ऑफ पोल्स निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है, स्लिप निकालना है। स्लिप निकालने के लिए जो फार्मूला दिया हुआ है दोस्तों, वो कैसा, कौन सा फार्मूला है, वो फार्मूला है S% इज इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100। इस फार्मूले से हम परसेंट आप स्लिप, मतलब स्लिप का प्रतिशत निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो ये इसका फार्मूला है दोस्तों। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करिए, तो S% स्लिप इज इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100। इसमें जो मान निकलेगा वो निकलेगा, NS का मान हमारे पास 300 दिया हुआ है, NR का मान 290 दिया है। अच्छा स्टूडेंट, तो आपको थोड़ा सा चेंज करना है यहाँ पर। मैं जो आपको 290 करने के लिए बोल रहा था, वो किसका मान है, वो NR का मान है दोस्तों, ठीक है। वो किसका मान है, NR का मान है 290 RPM, ठीक है। ये NR का मान है RPM, और NS का मान है 300 RPM, 300 RPM, ठीक है। ये दोनों का जो मान है ये आपको याद रखना है दोस्तों, वहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा NS का 300 और NR का 290 RPM। जब आप अपान क्या है, NS है, तो कैलकुलेशन करेंगे तो परसेंट जो स्लिप निकलेगा वो निकल जाएगा 10/3। क्या निकल जाएगा, 10/3। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 10/3 निकल जाएगा। अब 10 में 10 में 3 को डिवाइड करेंगे आप, तो ये निकल जाएगा परसेंट स्लिप। स्लिप परसेंट कितना निकल जाएगा, प्रतिशत स्लिप का 3.33% निकल जाएगा। स्लिप का मान कैसा निकल जाएगा, 3.3%। तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। मेन पॉइंट ये है कि जब भी आपको क्वेश्चन में दिया रहे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर, ये इसको आपको याद रखना है स्टूडेंट। जब भी फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज पर दिया रहेगा और पोल अलग अलग दिए रहेंगे तब की कंडीशन में, तो फ्रीक्वेंसी का मान जब 50 हर्ट्ज दिया हो, तो दो पोल में कितने आरपीएम स्पीड होगी, 3000 आरपीएम की स्पीड होगी। 4 पोल में 1500 आरपीएम की स्पीड होगी। 6 पोल में 1000 आरपीएम की स्पीड होगी। 8 पोल में 750 आरपीएम की स्पीड होगी, ठीक है। 10 पोल में 600 आरपीएम स्पीड होगी। मतलब ये मान के चलिए कि यदि आप पोल का मान बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ पोल्स बढ़ाते हैं स्टूडेंट, तो दोस्तों क्या हो रहा है, देखिए स्पीड घट रहा है। स्पीड क्या हो रहा है, एन का मान क्या हो रहा है दोस्तों, घट रहा है। इस पॉइंट को आपको 3 फेस इंडक्शन मोटर के लिए याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि इसमें यदि आप नंबर ऑफ पोल्स को बढ़ाते हैं तो स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आरपीएम कम हो जाएगी। इस पॉइंट को आपको नोट करना है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे हम, आगे देखेंगे कि जो 3 फेस इंडक्शन मोटर है उसमें रिलेशन देखेंगे। और रिलेशन क्या रहेगा, रोटर टार्क और पावर फैक्टर के बीच में रिलेशन देखेंगे दोस्तों हम। 3 फेस इंडक्शन मोटर में रोटर टार्क और पावर फैक्टर के बीच का रिलेशन देखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध बनता है। तो रिलेशन बिटवीन रोटर टॉर्क एंड पावर फैक्टर, तो 3 फेस इंडक्शन मोटर में रोटर टार्क और पावर फैक्टर के बीच में क्या संबंध है। तो आइए दोस्तों हम देखेंगे 3 फेस इंडक्शन मोटर में रोटर टार्क और पावर फैक्टर के बीच का संबंध।
तो इसमें देखेंगे दोस्तों हम थ्री फेस इंडक्शन मोटर में ये जो रोटर टार्क होता है, रोटर का जो टार्क होता है, ये इसे समझेंगे। जब इसमें डीसी मोटर में हमने देखा है कि जो टार्क होता है, आर्मेचर टार्क होता है, वो प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स फाई इंटू आई, आर्मेचर करेंट और फ्लक्स फाई के प्रोपोर्शनल में होता है। तो दोस्तों जिस प्रकार से डीसी में होता है वैसा ही एसी में भी होता है। तो डीसी मोटर में हम देखे, हमने देखा कि डीसी मोटर में आर्मेचर जो टार्क है ये किसके प्रोपोर्शनल में होता है, फ्लक्स फाई इंटू आई ए, आर्मेचर करेंट के और उसके फ्लक्स के। तो फ्लक्स के और आर्मेचर टार्क के, आर्मेचर टार्क के प्रोपोर्शनल होता है। वैसे ही एसी जो है थ्री फेस इंडक्शन मोटर, इसमें भी एसी मोटर में जो है टार्क किसके इसमें प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जब यहाँ आप देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपको देखने मिलेगा कि एसी जो मोटर है, एसी या थ्री फेस इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग जो टार्क है वो प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स इंटू आई टू कॉस फाई टू। अब इसमें ये एसी मोटर होने के कारण इसमें पावर फैक्टर एंगल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो पावर फैक्टर एंगल क्या है दोस्तों, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो कॉस फाई टू है, ये पावर फैक्टर एंगल है। कॉस फाई टू क्या है दोस्तों, पावर फैक्टर एंगल। तो ये पावर फैक्टर एंगल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों इसमें, इसीलिए इसका यूज किया गया है इसमें। ठीक है, तो मेन पॉइंट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद देखेंगे हम कि जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर है, इसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स फाई के। तो एज द सेम एज जो डीसी मोटर है उसमें भी फ्लक्स फाई है, इसमें भी फ्लक्स फाई है, उसमें भी आर्मेचर करंट है तो इसमें भी करंट है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एसी मोटर की बात की जा रही है, इंडक्शन मोटर की, इसके कारण यहाँ पर कॉस फाई टू जो है एंगल, वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है दोस्तों, ये इसमें इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि P इक्वल होता है वी आई कॉस फाई, V इंटू आई कॉस फाई। तो ये जो पावर फैक्टर है दोस्तों, ये जब एसी थ्योरी आपने पढ़ा होगा तो ये पावर फैक्टर वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है। तो डीसी मोटर और बेसिकली एसी मोटर में बस इतना ही डिफरेंस है दोस्तों। इनका जो टॉर्क होगा, वो जो स्टार्टिंग टॉर्क है इसमें करंट और फ्लक्स इनटू कॉस फाई के प्रोपोर्शनल में होगा दोस्तों। तो स्टार्टिंग टार्क को इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखेंगे, ये रोटर पार्ट हो गया, ये अंदर का जो पार्ट है, अंदर का पार्ट रोटर हो गया, और ये ऊपर का स्टेटर पार्ट है दोस्तों। जब स्टेटर में आप थ्री फेज सप्लाई देंगे, स्टेटर में आप थ्री फेज सप्लाई देते हैं, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वही मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करता है और रोटर में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है दोस्तों। तो इसमें कौन सा ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, E2 इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स फाई इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो इसमें E2 का जो मान है वो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है सेकेंडरी वाइंडिंग में उस वो प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स फाई के, ये फ्लक्स फाई के हो जाएगा दोस्तों। और फ्लक्स फाई किसके प्रोपोर्शनल होगा, वोल्टेज के, इंड्यूस्ड वोल्टेज के। तो ये इंड्यूस्ड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा दोस्तों। चलिए इसे हम अब दूसरे शब्दों में यदि समझते हैं तो इस तरीके से समझेंगे दोस्तों कि इसमें जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर होती है, इसे एक ग्राफ के रूप में हम यदि समझें तो ग्राफ के रूप में इस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें पावर फैक्टर इंक्लूड होता है। तो पावर फैक्टर जो इंक्लूड होता है दोस्तों, उसको हमें समझने के लिए वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन देखना पड़ेगा। तो ये E2 ये वोल्टेज और ये करंट है स्टूडेंट, इन दोनों के बीच का रिलेशन जो फ्लक्स फाई टू बन रहा है, जो कॉस फाई बन रहा है दोस्तों, ये एक पावर फैक्टर एंगल है। तो ये पावर फैक्टर एंगल यही वाला है दोस्तों जो इन दोनों के बीच का रिलेशन बता रहा है। अब इसमें स्टार्टिंग टार्क अनुक्रमानुपाती होता है E2 I2 के cos फाई टू। तो इसका फार्मूला इस टाइप से बनता है दोस्तों, ये जनरल फार्मूला है एसी का पावर ज्ञात करने के लिए। तो वी आई कॉस फाई ये इसी पर बेस्ड फार्मूला है दोस्तों। इसमें V की जगह लिखा हुआ है E2। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। I की जगह I2 लिखा हुआ है और cos फाई की जगह cos फाई टू लिखा हुआ है दोस्तों, cos फाई टू। तो ये फाई टू जो है दोस्तों, ये यही इन दोनों के बीच में करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल है।
तो आपको इस तरीके से इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग जो टार्क होता है थ्री फेस इंडक्शन मोटर का, वो किस किस पर डिपेंड करता है ये देखेंगे दोस्तों। यदि इसको E2 क्या है, रोटर ईएमएफ पर फेस एट स्टैंड स्टिल कंडीशन। अब यदि इसका रिलेशन देखें तो पावर फैक्टर एंगल किस किस के बीच का है, ये जो फाई 2 है दोस्तों, ये E2 और I2 के बीच का, मतलब कि सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टेज और उत्पन्न जो करंट है ये उस पर डिपेंड करता है। यदि प्योर इंडक्टिव सर्किट दिया हुआ होता तब क्या होता, इसे भी थोड़ा सा समझेंगे हम। यदि प्योर इंडक्टिव सर्किट दिया होता दोस्तों, तो इसमें पावर फैक्टर जीरो होता, पावर फैक्टर का मान जीरो होता। प्योर इंडक्टिव सर्किट दिया होता तो पावर फैक्टर का मान जो होता वो जीरो होता इस दोस्तों, और टार्क का मान भी जीरो होता। और इसमें जो टार्क क्रिएट होता ये बाइलेटरल होता, मतलब कि दोनों द्विदिशात्मक होता। तो इसमें जो I2 का जो मान है, ये I2 का मान रोटर करंट के पर फेस एट स्टैंड स्टिल, मतलब स्थिर स्थायित्व अवस्था में रोटर की करंट है I2। I2 इज कॉल्ड रोटर करंट। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसका एग्जाम में पूछा जाता है, प्योर इंडक्टिव सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है वो जीरो होता है, और उसका टॉर्क भी जीरो होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। प्योर इंडक्टिव सर्किट का, प्योर इंडक्टिव कॉइल का पावर फैक्टर और टार्क दोनों जीरो होता है दोस्तों। पावर फैक्टर और टार्क दोनों जीरो होता है। तो पावर फैक्टर भी जीरो, देन टार्क भी जीरो। प्योर इंडक्टिव सर्किट की यही विशेषता होती है। प्योर इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर भी जीरो और इसका टार्क भी जीरो होता है दोस्तों। तो इसमें जब इसको ग्राफिकल रूप से समझते हैं, तो ग्राफिकल रूप से जब इसको समझेंगे दोस्तों, तो इस तरीके से इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, या इस तरीके से आपको इसको समझ सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, जब रोटर इंडक्टिव कॉइल, रोटर में तो इंडक्टिव कॉइल होती है कॉपर की, तो इसमें थ्री फेस इंडक्शन मोटर में जब बात की जाती है, तो इसका जब वेव शेप, मतलब कि ईएमएफ का ग्राफ बनाएंगे आप, वोल्टेज इंड्यूस्ड वोल्टेज का जब ग्राफ बनाएंगे, तो इसमें पावर प्लस पावर, वोल्टेज और करंट, तो करंट, वोल्टेज और पावर तीनों का जब फेजर डायग्राम आप बनाते हैं दोस्तों, और जब इसको ग्राफिकल रूप से आप शो करते हैं वेव शेप के रूप में, तो ये जो मान निकल के उभर के आता है, ये सेकेंडरी वोल्टेज E2 है, अर्थात कि रोटर का इंड्यूस्ड वोल्टेज है दोस्तों। I2 रोटर में फ्लो होने वाली करंट है, और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड, जो एम्पलीट्यूड बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ दोस्तों, ये पावर का है। इन दोनों के बीच में यहाँ ये जो मान है हाफ एंड हाफ क्वाड्रेंट में, ये जो मान दिख रहा है आपको, ये पावर का है। तो ये कह सकते हैं कि करंट और वोल्टेज और पावर, ये तीनों का जो ग्राफ है, ये आपको यहाँ पर रोटर की जो इंडक्टिव कॉइल के कारण देखने मिलेगा। और ये जो रोटर के इंडक्टिव कॉइल के कारण जो देखने मिल रहा है, यहाँ पर बाईलेटरल या बाई डायरेक्शनल जो टार्क क्रिएट हो रहा है दोस्तों, यही जो प्योर इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर जीरो और टॉर्क जीरो होने के कारण यहाँ पर बाई डायरेक्शनल टॉर्क क्रिएट हो रहा है। तो करंट और वोल्टेज और पावर का ग्राफ इस तरीके से यहाँ पर निर्मित होगा दोस्तों। यदि आगे देखें हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर, तो इंडक्शन मोटर का यदि स्टार्टिंग टॉर्क हम देखें ये कैसा होता है, तो इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है दोस्तों, वो किस पर डिपेंड करेगा, तो उसे भी देखेंगे हम। थ्री फेस इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क, तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, हमेशा रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। थ्री फेस इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क उसके रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसे याद आपको रखना पड़ेगा कि थ्री फेस इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क किस पर डिपेंड करता है। तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क उसके रोटर के, मतलब स्टार्टिंग टार्क जो है वो रोटर के, या ये बोल सकते हैं रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, उसका जो प्रतिरोध होगा उस पर डिपेंड करेगा। चलिए इसको कैसा समझेंगे हम। हमें मालूम है रोटर का जो, रोटर की जो वाइंडिंग की जाती है वो स्टार कनेक्शन में की जाती है। थ्री फेस इंडक्शन मोटर की, थ्री फेस इंडक्शन मोटर की
उसके रोटर की जो वाइंडिंग करते हैं वो स्टार कनेक्शन में किया जाता है, याद रखिएगा। और ये तो हो गई रोटर वाइंडिंग की बात। लेकिन स्टेटर वाइंडिंग को आप कोई भी कनेक्शन कर सकते हैं। स्टेटर वाइंडिंग का कनेक्शन जो है आप डेल्टा में भी कर सकते हैं और स्टार में भी कर सकते हैं। स्टेटर वाइंडिंग का जो कनेक्शन करेंगे आप उसे स्टार में भी कर सकते हैं और डेल्टा में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रोटर का जो वाइंडिंग होगी वो हमेशा स्टार में होगी दोस्तों। तो इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है, नोट करना है, याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अब हमें मालूम है इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का वो एज अ सेम होता है ट्रांसफार्मर की तरह। इसीलिए इसमें स्टार्टिंग टार्क जो है आप इंडक्शन मोटर का वो उसके रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ पर आर और एक्स इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है, तो ये हो जाएगा इन दोनों के बीच का वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पर भी रजिस्टेंस और रिएक्टेंस, ये रजिस्टेंस है दोस्तों और ये एक्स रिएक्टेंस है। तो रजिस्टेंस और रिएक्टेंस, यहाँ पर भी रजिस्टेंस और रिएक्टेंस, रिएक्टेंस और रजिस्टेंस, मतलब ये हो जाएगा आर फेज के लिए, ये वाई फेज के लिए और ये हो जाएगा बी फेज के लिए दोस्तों। तो ये तीनों फेज में हमने क्या कनेक्ट कर दिए,